नमस्कार बेटा, नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से आ चुका हूं। आप लोग बेस्ट होंगे और मस्त होंगे, जिंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ का, ठीक है। लाइफ को मजे से जी रहे होंगे। दोस्तों, हमारी श्रृंखला जो है प्राचीन भारत, हमने इतिहास स्टार्ट किया था और आज का बेटा एक तीसरा वीडियो होगा। कौन सा वीडियो होगा? तीसरा वीडियो है इतिहास का। कल हमने आपको प्राचीन भारत से सिंधु घाटी सभ्यता को बताया था। किस बेटा को? बेटा किस सभ्यता को? सिंधु घाटी सभ्यता को बताया था। और इसके बारे में हमने आपको बता दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो 1921 ईस्वी में, ठीक है, 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, एक बार रिवीजन करवाता हूं, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। और किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी साहब ने। राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। साहनी ने की थी, साहनी ने, ठीक है, तो साहनी ने की थी, ये बात हो गई थी। बेटा सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था। मात्र सत्तात्मक समाज था, ठीक है। और बताया था कि घरों के दरवाजे और खिड़की, बेटा घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो थी वो बेटा किधर की तरफ थी? घर के मुख्य द्वार से ना होकर के पीछे की ओर से खुलते थे, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था बेटा ये किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे पड़ती है। फिर बताया था बेटा इसकी मुख्य सड़क की लंबाई और चौड़ाई जो है, मुख्य सड़क की लंबाई और चौड़ाई का बेटा जो रेशियो था, जो अनुपात था, वो कितना था? तो 400 मीटर लंबी थी सड़क, लंबी थी, लंबाई थी इसकी, और 10 मीटर बेटा क्या थी? इसकी चौड़ाई थी, ठीक है। तो 400 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई थी। अगर लंबाई और चौड़ाई का रेशियो यानी अनुपात आपसे पूछा जाए तो बेटा 40:10 होगी। 40:1 होगी, ठीक है भाई। 400 और 10 करोगे तो 0 कट जाएगा और 40:1 आपका रेशियो हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में नारियों का विशेष ध्यान रखा गया था और यह नगर नियोजन पर सबसे ज्यादा इस पे बल भी दिया गया था। ये बात मैंने आपको कल बता दी थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता कल हमने बता दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे पहले जो स्थल खोजा गया बेटा वह हड़प्पा था। कौन सा था? हड़प्पा था। और हड़प्पा को इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले यही स्थल खोजा गया था। किसमें बेटा? सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले यही स्थल खोजा गया था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है। यह पॉइंट आपका हो गया। आगे देखिएगा, इसी के नीचे बाद में, इसके तुरंत बाद मोहनजोदड़ो जो जुड़वा राजधानी थी, तो ये मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मोहनजोदड़ो क्या है, इसे क्या कहा जाता है और इसकी खोज कब हुई थी? तो बेटा मोहनजोदड़ो की खोज 1922-23 में। कब बेटा? 1922-23 ईस्वी में राखलदास बनर्जी साहब और राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी, इन दोनों ने की थी। कब? 1922 और 23 ईस्वी में राखलदास बनर्जी और राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोज की। किसकी? मोहनजोदड़ो को। बेटा मोहनजोदड़ो बेटा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। सिंधु नदी के किनारे बेटा सिंधु घाटी सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आएगी कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1922-23 ईस्वी में राखलदास बनर्जी और राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की थी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मोहनजोदड़ो को बेटा पाकिस्तान में, कहां पर? पाकिस्तान में सिंध का भाग,
किसका बाघ? सिंधु का बाघ। और सिंधी भाषा में इसे, और भैया सिंधी भाषा में इसे मृतकों का टीला कहते हैं। किसका टीला? मृतकों का टीला कहते हैं, ठीक है। तो सिंधी भाषा में इसे मृतकों का टीला और पाकिस्तान में इसे सिंधु का बाघ कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और यह अगर मोहनजोदड़ो टूट जाए या टीला एक ऐसा टीला है जो टूट जाए तो सिंधु नदी में बाढ़ आ सकती है, पाकिस्तान को तबाह कर सकती है। इसलिए बेटा इसे मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो से आपके यूपीपी और लेखपाल में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेटा यही पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, किसने करी थी, इसे और किस नाम से जाना जाता है, और इसे मृतकों का टीला किस भाषा में कहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन मोहनजोदड़ो से पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन मोहनजोदड़ो से नहीं बनता, इसलिए फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना आपका ना अपना। बेटा आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार रिवीजन करवाता हूं कि मोहनजोदड़ो को पाकिस्तान में बेटा सिंधु का बाघ और सिंधी भाषा में से मृतकों का टीला कहते हैं, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की खोज बेटा 1922-23 में राय बहादुर दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी जी के नेतृत्व में हुई थी। समझ गए होंगे आप। सिंधु घाटी सभ्यता हो जाने के बाद फिर वैदिक सभ्यता आती है। कौन सी सभ्यता बेटा? वैदिक सिविलाइजेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आज का, और आज का ये बेटा तीसरा पॉइंट है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता बेटा वैदिक सभ्यता जो हुई, इसको टोटल अगर माना जाए तो यह 1500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कहां तक बेटा? 600 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, यानी लगभग 900 साल। लगभग कितने साल भैया? 900 साल वैदिक सभ्यता को पढ़ा जाता है। 900 साल तक का इतिहास हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता में, ठीक है बेटा। ये दो भागों में टूटा है। पहला ऋग्वैदिक काल, कौन सा काल बेटा? ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल भैया? उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दो कालों में ये टूटा हुआ है बेटा। कौन सा? वैदिक सभ्यता। जो ऋग्वैदिक काल है इसका टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तो कुल मिलाकर 1500 से 600 ईसा पूर्व तक, यानी 900 साल का टाइम पीरियड इसमें कवर होता है। अब बेटा ऋग्वैदिक काल जो था, जो ऋग्वैदिक काल था, इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसकी ऋग्वेद की रचना हुई थी, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में अन्य तीनों वेदों की रचना हुई। अन्य तीनों वेदों की रचना हुई थी। अन्य तीनों वेदों की रचना हुई थी। बेटा ऋग्वेद की रचना हुई थी, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है वैदिक काल से कि बेटा कुल वेद कितने हैं? तो कुल वेद कितने हैं? कुल वेद बेटा 4 है, ठीक है। 4 वेद हैं कुल। वैदिक काल जो वैदिक सभ्यता थी, इसकी जो भाषा थी वो बेटा संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, युद्ध के टाइम पर दुंदुभी, क्या भैया? दुंदुभी या नगाड़े बजाते थे। क्या बजाते थे? दुंदुभी या नगाड़े बजाते थे, ठीक है। और हाथी और घोड़े, ठीक है, ये इनके वाहन थे। तो मैं अब चलता हूं अपने वेदों की तरफ।
किसकी तरफ बेटा? वेदों की तरफ। ठीक है, वेदों की तरफ भाषा पूछी जाती तो बेटा संस्कृत की। ठीक है, वैदिक सभ्यता में वेदों की तरफ हम बढ़ेंगे। हमने आपको बताया कुल वेद कितने हैं? कुल वेद बेटा कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद को पढ़ने जा रहे हैं, ऋग्वेद को पढ़ेंगे बेटा। ऋग्वेद को जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं? तो बेटा 10 मंडल है ऋग्वेद में, 10 मंडल है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद इसे माना जाता है ऋग्वेद को, सबसे पुराना वेद है। 10 मंडल हैं बेटा, 1028 इसमें सूक्त हैं और 10,462 इसमें कुल ऋचाएं हैं। 10,462 ऋचाएं हैं, 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं इसमें ऋग्वेद में। बेटा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, किस मंडल में? तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, गायत्री मंत्र। तो तीसरे मंडल में बेटा क्या है? गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ठीक है, ऋग्वेद के बेटा 9वें मंडल में, कौन से मंडल में? 9वें मंडल में ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है ये देवता सोम को, देव जो है सोमदेव, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, देवता सोम को समर्पित है, देवता सोम को समर्पित है। ठीक है बेटा, इसका जो 8वां मंडल है, इसका 8वां मंडल जो है ऋग्वेद का, इसकी हस्तलिखित ऋचाओं को, कैसी ऋचाओं को? हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है और बेटा इसके तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद से ये क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया बेटा। ऋग्वेद का गायन करने वाले, क्या करने वाले? गायन यानी बांचने वाले, गायन करने वाले पुरोहितों व पंडितों को बेटा क्या कहते हैं? होत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। गायन करने वाले पंडितों को होत्र कहा जाता है, कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, जहां तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है और 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। और बेटा ऋग्वेद को गायन करने वाले पुरोहितों व पंडितों को होत्र कहते हैं। तो आपका ऋग्वेद यहां से क्या हो गया? कंप्लीट हो जाता है। अब एक बात तो याद रखना तो कि ऋग्वेद का जो बेटा उपवेद है, क्या है? उपवेद है, वो आयुर्वेद है। कौन सा वेद है बेटा? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है बेटा? आयुर्वेद है। ठीक है, तो यहां ऋग्वेद से बात पूरी कंप्लीट होती है। आज हम आपको वेदों के बारे में अच्छे से बताने के लिए आए हैं। तो ऋग्वेद, जहां डाउट लगे आपको नोट भी करते रहिएगा, साथ साथ में आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। दोबारा से देख करके जो चीजों में आपको कंफ्यूजन हो रहा है वो चीजें देख सकते हैं। और अगर कहीं पर त्रुटि होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर ये पॉइंट आपसे गलत हो गया, उसको मैं रिकवर करूंगा और दोबारा से बेहतरीन तरीके से आपके सामने लाने की कोशिश भी अवश्य करूंगा। देखिए बेटा, वैदिक सभ्यता में जो दूसरा वेद था ऋग्वेद के बाद, वो यजुर्वेद कहा जाता है। कौन सा? यजुर्वेद कहा जाता है। अच्छा, मैंने एक बात आपको ये नहीं बताई कि जो ऋग्वेद है इसकी परिभाषा अगर दे दिया जाए तो कैसे पूछा जाएगा। तो बेटा ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को
ऋग्वेद कहा जाता है? ऋग्वेद कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं किसको भैया? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। किसके संग्रह को? ऋचाओं के संग्रह को, क्रमबद्ध संग्रह को क्या कहते हैं? ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो वेद है वो यजुर्वेद है। बेटा ऋग्वेद का उपवेद हमने आपको बताया आयुर्वेद। ठीक है, ये क्या है? यजुर्वेद में तो बेटा यजुर्वेद जो है बलि के समय, किसके समय? बलि के समय सस्वर पाठ के लिए नियमों का अनुपालन, किसका अनुपालन भैया? नियमों का अनुपालन यजुर्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। तो बल के समय सस्वर पाठ के लिए नियमों का संकलन या नियमों का अनुपालन बेटा क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद का जो बेटा उपवेद है, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो बेटा धनुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद का जो उपवेद है वह धनुर्वेद है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? तो बेटा यजुर्वेद का उपवेद भैया कौन है? धनुर्वेद है। और इसको गायन करने वाले पुरोहितों और पंडितों को, गायन करने वाले को अधूर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अधूर्य, अधूर्य कहते हैं। ठीक है, अधूर्य बोला जाता है। गायन करने वाले पुरोहित या पंडितों को अधूर्य बोला जाता है और इसका उपयोग धनुर्वेद है। और बलि के समय जो स्वर पाठ किया हुआ है, पाठ पढ़ा जाता है वो यजुर्वेद से ही लिया गया है। बेटा जो तीसरा है वो सामवेद है। बेटा यहां साम जो है इसका जो अर्थ है वो गान है। क्या है? गान है। साम का अर्थ बेटा गान होता है। और गीतों को गायन करने में जो उनका गान किया जाता है, जैसे सा रे गा मा पा धा नि सा, ठीक है, एक तरीके से संगीत का जनक, एक तरीके से बेटा संगीत का जनक, संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। बेटा तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तब आपके लिए आंसर होगा कि संगीत का जनक बेटा, संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। साम का अर्थ गान होता है। बेटा इसको गायन करने वाले पुरोहितों और पंडितों को, इसको गायन करने वाले को बेटा उद्रात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्रात्र कहते हैं। और जो इसका उपवेद है मेरे बच्चा, उपवेद, उपवेद इसका बेटा गंधर्व वेद। क्या है? गंधर्व वेद है। ठीक है, तो उपवेद इसका गंधर्व वेद है। गायन करने वाले को उद्रात्र कहते हैं और संगीत का जनक भी सामवेद को कहते हैं। अगर यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इसके ऊपर बेटा ऋग्वेद था, ठीक है, पहला ऋग्वेद था हमारा। अगर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद त्रयी कौन कौन से वेद कहलाते हैं, तो बेटा याद रखिएगा इन तीनों वेदों को वेद त्रयी की संज्ञा दी जाती है। किसको किसको? पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद और तीसरा सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को बेटा किस चीज की संज्ञा दी जाती है? तो वेद त्रयी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चौथा और अंतिम वेद को हम पढ़ेंगे। चौथे और अंतिम वेद को हम पढ़ेंगे और जिसका नाम है बेटा अथर्ववेद। कौन सा नाम है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। महर्षि अथर्वा, महर्षि अथर्वा के द्वारा इसकी रचना हुई थी। महर्षि अथर्वा के द्वारा रचित, के द्वारा रचित। ठीक है, महर्षि अथर्वा के द्वारा रचित है कौन सा वेद? अथर्ववेद है।
अथर्ववेद बेटा कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। किसकी? कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो पेपर में पूछा जाता है कन्याओं की जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है? तो अथर्ववेद करता है। ठीक है, इसी में बेटा जादू, टोना, साप, वशीकरण आदि शामिल है। भवन निर्माण इसी में आता है बेटा, भवन निर्माण इसी में आता है। औषधि उपचार भी इसी में आता है, औषधि भी इसी में आता है। ठीक है, और चित्रकारिता जो होती है बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर, वो भी इसी में आता है। और इसी कारण जो इसका बेटा उपवेद है, जो उपवेद है वह शिल्प वेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शिल्प वेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंधर्व वेद में कुछ ऐसी भी रचनाएं, कुछ ऐसे मंत्र हैं जो बेटा किससे पुराने हैं? ऋग्वेद से भी प्राचीनतम हैं, उनसे भी पुराने हैं। और 6000 पद्य टोटल है इसमें। कितने हैं? 6000 पद्य हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें रही वेदों को समझने के लिए। अब एक क्वेश्चन यहां से छूट जाता है, छूटना कुछ नहीं चाहिए वेदों से। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वेदों का जनक किसे कहते हैं? भाई पूछा जा सकता है ना, वेदों का जनक किसे कहते हैं? तो बेटा एक व्यक्ति थे जिनका नाम था महर्षि कृष्णद्वैपायन। महर्षि कृष्णद्वैपायन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ये कौन थे? वेदों के संकलनकर्ता, वेदों के संकलनकर्ता। बेटा वेदों के रचयिता नहीं है, ये संकलनकर्ता हैं। वेद रचे खुद भगवान ने, ब्रह्मा जी के द्वारा रचित वेद हैं ये। वेदों के संकलन किया गया, यानी उनको इकट्ठा करने का काम जो किया है वो किसने किया? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। को क्वेश्चन आता है कि वेदों के संकलनकर्ता कौन थे, तब ये आंसर आपका होगा महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी ने संकलन किया था इसका। ठीक है, अब अथर्ववेद से एक पॉइंट ये रह जाता है कि अथर्ववेद के जो गायन करने वाले हैं पुरोहित व पंडित, उन्हें ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर बेटा समझ में आ गया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा व्यूज, ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुन पाए ये कोशिश करिएगा। बहुत जल्द में इसी तरीके की वीडियो और भी आएंगी और मैथ की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और लेखपाल के लिए, यूपीपी के लिए स्पेशल मैथ की क्लास में लेने वाला हूं। ठीक है, लेखपाल और यूपीपी के लिए स्पेशल मैथ की क्लासेस जिसमें सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन होंगे, फालतू का मटेरियल नहीं होगा। आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए रात दिन कोशिश करके आप तक ये वीडियो लाऊंगा। ठीक है, आप साथ दीजिए मेरा। ठीक है, साथ की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। जाते जाते मैं यही 4 लाइनें बोलकर जाऊंगा बेटा। जाते जाते ये 4 लाइनें दे रहा हूं, सुनिएगा कि चरण मां बाप के चूमो, चरण मां बाप के चूमो तो भव से पार जाओगे, मिले इनकी दुआ कर मौत को भी मार जाओगे। चरण मां बाप के चूमो तो भव से पार जाओगे, मिले इनकी दुआ कर मौत को भी मार जाओगे। करो कितनी भी कोशिश रात दिन तुम कामयाबी की, अगर नाराज हैं ये जीत कर भी हार जाओगे। अगर नाराज हैं ये जीत कर भी हार जाओगे। और इसीलिए बेटा कहते हैं कि माँ बाप को निराश नहीं करना है, हमें अपने माँ बाप को निराश नहीं करना है अपने कर्मों से, उनका सर फख्र से ऊंचा हो जाए। इसलिए मैं आया हूं और आप भी मेहनत करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय मां भवानी।